हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग टर्म में जो कुछ लास्ट टॉपिक रह गए थे। जैसे हमने आपको बताया था परचेज, यानी कि जब कोई भी गुड्स हम पुनः बिक्री के लिए यानी कि दोबारा से बेचने के लिए उसको जब खरीदते हैं तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। और उसके बाद हमने आपको बताया था सेल्स। सेल्स हमने क्या बताया था कि जब कोई व्यापारी है और उस गुड्स को क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से बेचता है, तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? सेल्स कहलाती है। और अगला हमारा था इसमें क्या? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कब होगा? कि जब हम अपने सप्लायर से, जहां से हम सामान खरीदते हैं ना, वहां से हमने 10 पीस कोई सामान खरीदा और किसी कारणवश हम उसमें से उसको 2 पीस लाके क्या कर दिए, वापस कर दिए, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? परचेज रिटर्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परचेज। और इसमें जो हमारे पास 8 पीस बचा हुआ था, ये 8 पीस हम अपने कस्टमर को सेल कर दिए। कस्टमर को क्या कर दिए? सेल कर दिए। और ये कस्टमर किसी कारण से इसमें से 2 या 3 पीस हमारे पास सामान लाता है वापस करने के लिए, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न कहलाएगी। क्लियर सबको ना? और अगला हमारा आता है क्या? स्टॉक। अगला क्या आता है? स्टॉक। अब स्टॉक देखिए क्या होता है। कह रहा है ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन या वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, हम लोग कहीं जाते हैं सामान खरीदने के लिए ना। जैसे हम कहीं गए मार्कर पेन खरीदने के लिए, और उस हम ये कह दिए कि थोड़ा हमको मार्कर पेन दे दीजिए, वो ये कहेगा कि अभी हमारे स्टॉक में नहीं है, जब हम मंगाएंगे फिर आप मुझे। स्टॉक का मतलब क्या है? कि अभी सेल नहीं किया गया, वो सेल के लिए रखा गया है जो गुड, और वो हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है, चाहे वेयर हाउस पे हो चाहे गोडाउन पे। और सभी लोग गोदाम सुने होंगे ना। चाहे वेयर हाउस पे हो चाहे गोदाम पे या शॉप पे रखा गया, अभी सेल नहीं किया गया, तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। जैसे सपोज करिए कि हमारा जो बिजनेस है वो मार्कर पेन का ही है। हम बहुत सारा मार्कर पेन अपने बिजनेस में रखे हैं और अब ये सेल नहीं, लेकिन सेल के लिए रखे हैं, तो ये गुड्स हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक है। क्या कहलाएगा? अब आगे क्या है इसमें? ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स स्टॉक है। कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, और खत्म कब हो जाता है? 31। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपने हो सकता है कि पूरी साल परचेज और सेल करते रहे, परचेज और सेल करते रहे। आपका गुड्स खत्म कब हो गया? 30 तारीख को, यानी कि 30 मार्च को खत्म हो गया। और फिर आपने 30 मार्च को ये खरीद करके ला दिए। क्या कोई जरूरी थोड़ी है 30 मार्च आते आते सारा बिक जाएगा? कुछ ना कुछ रह जाएगा। कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में क्या होगा, गुड्स रहेगा कि नहीं रहेगा? अब ऐसा थोड़ी है कि हमारा बिजनेस है, हम 31 मार्च आते आते अपना बिजनेस सारा ही खाली कर, ऐसा नहीं होता है ना। सामान उसमें रहता है, बस हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जो लास्ट में जो गुड्स बचा रहेगा, जैसे पूरे साल आपने 100 पीस का लेन देन किया, और इसमें टोटली बच गया आपका कितना? 20। कितना बच गया? आपने बेच दिया, तो ये अब आपके बिजनेस में कोई मायने नहीं। मायने किसका है? 20 पीस का। जो 20 पीस आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब इस स्टॉक में भी आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? कि अगर जो आपका फाइनेंशियल ईयर सपोज करिए चल रहा है कब से, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर के, कब से चला 2022 से लेकर के कब कब खत्म होगा? 31 मार्च 2000। आया समझे ना? तो इस साल में जो सामान बचा होगा, जो गुड्स बचा होगा, वो आपके बिजनेस के लिए कहलाएगा क्या? क्लोजिंग। क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा? यानी कि इस साल आप और जो ये फाइनेंशियल अकाउंट बंद कर रहे हैं, और जो सामान रह गया वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और यदि क्लोजिंग स्टॉक अगले फाइनेंशियल ईयर की, अगला फाइनेंशियल ईयर आपका क्या स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल कितना 2000, और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2000। इस साल में वो क्या होगा? ओपनिंग। क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। ये क्लियर सबको ना? यानी कि स्टॉक क्या है कि आपके बिजनेस में रखे गए वस्तु जो अभी सेल नहीं हुए, सेल के लिए रखे गए हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? स्टॉक। स्टॉक में दो कैटेगरी आ जाएंगे, पहला आपका क्लोजिंग और दूसरा आपका
क्लोजिंग कब होगा? कि अगले जो साल चल रहा है और ये खत्म हो रहा है, इस साल के लिए वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। और आने वाले साल के लिए वो क्या होगा? वो क्लियर सबको ना? और क्लोजिंग ये स्टॉक के बाद से आता है अगला क्या? डेब्टर्स। और डेब्टर्स के बाद से अगला आता है क्या? क्रेडिटर्स। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग सुने हैं ना, चाहे भूकंप आए चाहे आंधी आए, लेकिन ये चीज चेंज नहीं हो, पता है ना? सेम उसी प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो डेबिटर्स वो हमेशा कस्टमर होता है। डेबिटर्स हमेशा क्या होता है? कस्टमर। और क्रेडिटर्स हमेशा क्या होता है? सप्लायर, जिससे आप सामान को खरीदते हैं। अंतर क्या? तो पहले क्या? डेबिटर वो पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है, वो क्या कहलाता है? डेबिटर्स। अब देखिए, परचेज करने का इसमें दो चीज होता है। पहला होता है कैश बेसिस पे और दूसरा होता है क्रेडिट बेसिस। कैश में दो चीज आ जाएगा, एक आपका कैश और दूसरा आपका बैंक। क्या आएगा? या तो कैश हो सकता है या तो बैंक। और अगला क्रेडिट बेस क्या होगा? जो गुड्स आप क्या किए हो? उधार खरीदे। क्या किए हो? उधार खरीदे, वो आपका क्या होगा? क्रेडिट बेस पे। तो कोई भी आता है आपके बिजनेस से, चाहे कैश बेस्ड हो और चाहे क्रेडिट बेस्ड हो, यदि आपसे वो कुछ गुड्स परचेज करता है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? डेब्टर्स। क्लियर सबको ना? और डेब्टर्स हमेशा क्या होता है? कंज्यूमर होता है। क्या होता है डेब्टर? कस्टमर। क्लियर सबको ना? और ये क्रेडिटर्स हमेशा क्या होगा? सप्लायर, यानी कि जिससे अब हम सामान को खरीदते हैं। अब हमारा एक बिजनेस है, इस बिजनेस में दो दो ट्रांजेक्शन जरूर होगा। पहला अपने सप्लायर से और दूसरा अपने कस्टमर। यानी कि एक से परचेज हम करेंगे तभी तो दूसरे से सेल करेंगे ना। तो जिससे हम सेल करेंगे वो क्या होगा? डेब्टर्स को। क्या होगा? डेब्टर्स। और जिससे हम खरीदेंगे वो हमारा क्या होगा? क्रेडिटर। वो क्या होगा? क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिटर्स क्या कह रहा है? वो पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, क्या कहलाता है? क्रेडिटर्स कहलाता है। और आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे ना, तो नाम यही रहेगा, बस इसके सामने जुड़ जाता है सन्ड्री। क्या जुड़ जाता है? सन्ड्री। हो जाएगा सन्ड्री डेब्टर्स या तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। वहां पे ये ध्यान रहेगा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हमेशा क्या होगा? सप्लायर होगा। और सन्ड्री डेब्टर्स हमेशा क्या होगा? कस्टमर। कस्टमर जिस हम सामान को बेचेंगे और सप्लायर जिस हम सामान को खरीदेंगे। तो डेब्टर्स और क्रेडिटर्स क्या ये हो रहा है? और उसका अगला हमारा आता है रिसेबल और पेबल। रिसेबल यानी कि जिससे हम कुछ रिसीव करें, और पेबल का मतलब जिसको हम पेमेंट। अब दोनों का कैटेगरी क्या है? तो अब यही पे समझ लीजिए कि अगर जो आपने अपने सप्लायर कोई सामान खरीदा है, कि आप क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे, पे करेंगे? पे करेंगे। और हमने खरीदा इसको क्या करेंगे? पे। और इसको हमने बेचा तो इससे क्या करेंगे? रिसीव। क्लियर सबको ना? अभी अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पे क्या है? जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से अब इसमें पाना है, वो अमाउंट रिसीवल का है। कि और जो हमारा बिजनेस है और वो किसी दूसरे से पैसा भी पाना है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिसेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिसेबल। अब सपोज करिए कि आपका बिजनेस है और आप अपने कस्टमर को कोई सामान सेल कर दिए, वो भी गुड्स क्या कर दिए? सेल कर दिए, तभी तो उससे पैसा रिसीव करेंगे ना। जब पैसा रिसीव करें तो वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? रिसीव। अगला पेबल। अरे जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमें हमारे बिजनेस में बकाया है, वो क्या कहलाएगा? पेबल अमाउंट कहलाएगा। अंतर क्या? तो ये रिसीवल वाले हमको पैसा क्या हो रहा था? पाना हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है? देना। क्लियर सबको ना? यानी कि अभी एक बार और रिपीट करें, ध्यान दीजिए। पहले हमने आपको बताया स्टॉक। स्टॉक क्या है? कि जो ऐसा गुड्स जो हमारे बिजनेस में सेल के लिए रखा गया है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? हमारे बिजनेस के लिए स्टॉक कहलाएगा। अब स्टॉक का हमने दो कैटेगरी बताया। पहला हमने क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। तो जो करंट हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, और ये करंट अकाउंटिंग पीरियड अगर जो खत्म होगा, इस साल के लिए बचा हुआ स्टॉक हमारा क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और आने वाले साल के लिए क्या कहलाएगा?
ओपनिंग स्टॉक। और उसके बाद हमने आपको बताया डेप्टर्स, और डेप्टर के बाद क्रेडिट। डेप्टर हमेशा क्या होता है? कस्टमर जिससे हम कोई सामान सेल करते हैं, जो हमसे कोई परचेज करता है, वो हमारा क्या होगा? डेप्टर्स यानी कस्टमर। और क्रेडिटर्स क्या होगा? जिससे हम किसी गुड्स को क्या करें? खरीदें। क्रेडिटर्स जिससे हम किसी सामान को खरीदेंगे, वो हमारा क्या होगा? सप्लायर यानी क्रेडिटर्स। चाहे वो क्रेडिट बेस पे यानी कि उधारी बेस पे हो, और चाहे वो किस बेस पे हो? कैश बेस पे। ये क्लियर सबको ना? यानी कि डेप्टर्स क्या हो जाएगा? कि जो कस्टमर जो हमारे बिजनेस से सामान खरीदने के लिए आ रहा है, वो क्या हो गया? डेप्टर्स। और जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, कोई गुड्स खरीद रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और उसके बाद से अगला हमने आपको बताया रिसेबल। और रिसीवल के बाद हमने अगला बताया, यानी कि जो पैसा हमको पाना है वो क्या कहलाएगा? रिसेबल। और जो पैसा हमको देना है, हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है, वो क्या कहलाएगा? पेएबल। और इन सब के बाद से अगला हमारा आता है क्या? जनरल। क्या आता है? जनरल। तो जनरल देखिए ये क्या है? एक प्रकार का हमारा क्या होता है? एक बुक हो जाता है। जैसे कह रहा जनरल यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ये किस प्रकार से होगा? जैसे हमने आपको वाउचर पढ़ाया था ना, वाउचर यानी कि जहां हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर। लेकिन उस लोकेशन पे अगर हमको डेट वाइज कोई एंट्री करना है, वो डेट वाइज एंट्री करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? जनरल कहलाएगा। और आया कह रहा है इससे बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। यानी कि सबसे ओरिजिनल एंट्री हमारी यही कहलाएगी जो जनरल एंट्री होगा। अकाउंटिंग पेज हमने आपको बताया था, पहले ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन। और फिर हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री करते हैं। जो हम लिखेंगे, डेट वाइज जो एंट्री करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और क्या कह रहा है? एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जनरल एंट्री कहलाता है। यानी कि जो हम अपने बिजनेस में सिंगल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, एक ट्रांजेक्शन को एक बार रिकॉर्ड करते हैं, वही ट्रांजेक्शन का एंट्री हमारे लिए क्या कहलाता है? जनरल एंट्री कहलाता है। और जनरल एंट्री के बाद अगला आता है क्या? लेजर। तो लेजर हमने बताया था ना, किस नाम से आपको पोस्ट करना होगा, वो नाम आप देंगे किसमें? लेजर। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे जनरल यानी कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड का मतलब क्या होगा? हम ये दर्शाएंगे कि हमने जो जनरल में जो एंट्री किया है ना, वो हमने किस नाम से किया है। इस व्यक्ति का अलग है, इस व्यक्ति का अलग है, वो अलग अलग अकाउंट से देंगे। और जब एसेट्स का बनाएंगे तो एसेट्स का अलग अकाउंट होगा, लाइबिलिटी का बनाएंगे तो लाइबिलिटी का अलग होगा, और जब प्रॉफिट का बनाएंगे तो प्रॉफिट का अलग। ये सारा हम किसमें डिफाइन करेंगे? लेजर। और फिर आगे कह रहा है जनरल बुक से ट्रांजैक्शन से क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहला। यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? लेजर। कि आपको हमने ये कहा परचेज एक कंप्यूटर, तो पहले आप क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन समझेंगे क्या हो रहा है परचेज में। उसका हिसाब चले जाएंगे किसमें? जनरल में रिकॉर्ड करने के लिए हमको रिकॉर्ड करना है। फिर आपको लेजर पोस्ट करना होगा ना। तो परचेज एक कंप्यूटर, क्या परचेज कर रहे हैं? कंप्यूटर। तो लेजर किसका बनाएंगे? कंप्यूटर। और लेजर के बाद से अगला हमारा आता है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? तो अकाउंटिंग हम करते हैं ना, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको कैसे हम दिखाते हैं अपने ट्रांजेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। कि जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना, ये दोनों का क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। किसका किसका? एसेट्स का और लायबिलिटी एंड कैपिटल। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर जो कोई कैपिटल हो, यानी कि जब कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में जो कोई धन लगाता है, वही क्या कहलाता? कैपिटल कहलाता। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बिजनेस के ऊपर कर्ज है अपने कैपिटल। कर्ज है कि नहीं? वो भी एक प्रकार का क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी और प्लस आपने बैंक से लोन लिया हो, या आपने सप्लायर से उधार माल खरीदा हो, ये सभी आपका क्या है? लायबिलिटी। तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो बराबर आना चाहिए किसके? asset। यानी कि आपका लायबिलिटी और कैपिटल दोनों मिला करके किसके बराबर आनी चाहिए? एसेट। अगर जो बराबर नहीं आता है, तो या तो वहां पे आपका लॉस होगा,
या तो आपका क्या होगा ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं गलत। कैसे? तो आपने अगर जो 10 रुपए का कोई सामान बिजनेस में लगा दी, कितना रुपया? 10 रुपए लगा दिया, आपका क्या हो गया? कैपिटल। 10 रुपए लगा क्या हो गया? प्लस आपके ऊपर 10 रुपया लाइबिलिटी है कि कर्ज, ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? तो आपके बिजनेस में 20 रुपए का ऐसा कहीं कहीं दिखना चाहिए ना। और जो 20 रुपए का नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, हमारे बिजनेस में कहीं कहीं या तो ट्रांजेक्शन मिसमैच है, या तो हमें जो ट्रांजेक्शन किया है उसके प्रति हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस। आ रहा है समझे ना? ये दोनों का रिलेशनशिप होता है कभी भी, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल टू ही आए। आ रहा है समझे ना? और जैसे क्या, नहीं, हमेशा इक्वल टू आएगा। अब इन दोनों के बीच में जो आपका बचेगा, अगर जो एक्स्ट्रा होता है तो आपका कैपिटल जाएगा, और माइनस में तो आपका क्या होगा, लायबिलिटी। अगर जो सपोज के लिए यहाँ पे हमने बता दिया आपका दोनों तरफ का क्या होगा, इक्वल होगा ना। अब इसके अंदर आएंगे तो अगर आपका लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा, तो आपका क्या होगा, लायबिलिटी में माइनस। और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपका किसमें होगा, कैपिटल में ऐड होगा। जो मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉफिट होता है तो आपका कैपिटल हमेशा इंक्रीज होता है, और जब लॉस होता है तो आपका कैपिटल हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर सबको ना? और फिर आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है कैन बी, आगे आप कह रहा है एक्सप्रेस इन फ्रॉम ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। कि इन दोनों का जो हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, यही इसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। और आगे कह रहा है अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टू टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। कि आपकी बिजनेस में जो भी आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स निकालेंगे, उसमें टोटल आपके बिजनेस में हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल टू, यानी कि उस बिजनेस में हमेशा बराबर हो क्या क्या, तो आपका एसेट्स और एसेट्स प्लस लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब वो हम किस में निकालेंगे, यहाँ पे कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस शीट इक्वेशन कहलाता है। कि जब हम अपने ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे, एसेट्स के बराबर हम करेंगे अपने लायबिलिटी और कैपिटल को, तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट, या तो हम उसको बोलेंगे अकाउंटिंग। क्लियर सबको ना? और आगे आप कह रहा है तो अकाउंटिंग इक्वेशन, यही है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हमेशा आपका एसेट के बराबर होगा क्या क्या, लायबिलिटी प्लस, यानी कि जब लायबिलिटी को और कैपिटल को जब जोड़ेंगे ना, तो किसके बराबर आना चाहिए, एसेट्स के बराबर आना चाहिए, हमेशा ही बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दे रहा है क्या, दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ डेट्स, किसके बराबर, लायबिलिटी एंड कैपिटल। क्लियर सबको? और इसके बाद से अगला हमारा आता है क्या, ये अलग ही दूसरा टॉपिक हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अगला कौन सा हमारा है, अकाउंटिंग का। कि जो हम कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा हमारे बिजनेस, कि आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा, कि आप जितना भी सेल करेंगे उसको अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ये आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। आपने जो खर्च किया वो आपको रिकॉर्ड करना है, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपने बैंक में कितना पैसा जमा किया उसको रिकॉर्ड करना है, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपने कैश में कितना पैसा रखा है, ये कॉन्सेप्ट आपको रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना है, इसका भी कॉन्सेप्ट आना है। ये हम लोग जानेंगे किसमें, अकाउंटिंग। अब इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। पहला क्या दिया है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगला दिया है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके नीचे दिया है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। और उसके अगला क्या दिया है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कितना इसमें टॉपिक हम लोग जानना है, 8, 11 दिया। इसके बाद से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो कि अभी हमने आपको बताया कि अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है वो क्या है, अकाउंट, यानी कि इसमें हमारा आ जाएगा गोल्डन रूल। क्या होगा, गोल्डन। अगर सबसे ज्यादा पूरे अकाउंटिंग में जरूरी है तो वो है हमारा गोल्डन रूल, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया क्या, गोल्डन। आ रहा समझे ना? गोल्डन समय आप लोग पता, गोल्डन टाइम पता है ना, बोला जाता है ना, स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ।
कि जो स्टूडेंट का लाइफ है वही क्या है, गोल्डन लाइफ है। सेम उसी प्रकार से जब हम अकाउंटिंग में आएंगे तो जो हमारा ये रूल है इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल बोलते हैं। क्लियर सबको ना। तो अभी इसके बाद से हम लोग को टॉपिक पढ़ना है इसमें से कौन सा, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन। क्लियर सबको ना। तो आप लोग को आज क्या करना होगा, जो आप लोग कह रहे हैं ना जितना पढ़ा है हम उतना पढ़े हैं, तो आप लोग को टोटली अकाउंटिंग टर्म पढ़ के आना होगा। और दूसरा चीज कि आगे आप लोग को भी थोड़ा सा पढ़ के आना होगा। आ रहा है समझे ना। ध्यान दीजिए, अगर जो आप लोग नहीं पढ़ेंगे खुद से ना, तो हम एक बार नहीं 1000 बताएंगे ना तो भी वही हाल रहेगा कि आपको कुछ नहीं आए। आ रहा है समझे ना। और अगर आप लोग खुद से एक से दो बार पढ़ लेंगे और हम एक बार बताएं तो आपको अच्छे से समझ आएगा हम आपको क्या बताना चाहते हैं। आ रहा है समझे ना। और आप लोग नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ से बोलते रह जाएंगे चिल्लाते रहे, लेकिन आपको ये क्लियर होने वाला नहीं। आया समझे ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे सारा, जितना भी फॉर्मूला होता है ना, सबका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। आया समझे ना। सेम उसी प्रकार से अकाउंटिंग में भी क्या है, कौन। और यदि आप ये शुरू में कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, फिर आगे चल के आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आया समझे ना। तो आप लोग इतना पढ़ करके आइएगा कुछ आगे तक,